हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको वर्किंग कैपिटल के बारे में बताऊंगी। हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी का प्रबंध हमें पढ़ना है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कार्यशील पूंजी होती क्या है। कार्यशील पूंजी को लेकर हमारे पास दो कंसेप्ट्स आएंगे। फर्स्ट है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जो हमारे व्यापार में, व्यवसाय में हमारी सारी चालू संपत्तियां, जिनको हम करंट असेट्स कहते हैं, उन सब का यदि हम टोटल कर दें तो हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगी। और दूसरा जो कंसेप्ट है वर्किंग कैपिटल का, जो हम मीनिंग लेते हैं, वो है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम हिंदी में शुद्ध कंसेप्ट कहते हैं। नेट कंसेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, व्यवसाय की करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं। मतलब हमारे व्यवसाय की चालू संपत्तियों का, चालू दायित्वों पर जो आधिक्य है उसे हम नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो ज़्यादातर जो हम वर्किंग कैपिटल का मतलब लेते हैं वो नेट वर्किंग कैपिटल ही होता है, जिसे हम आगे की कैलकुलेशंस में यूज़ करेंगे, वो नेट वर्किंग कैपिटल ही रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ क्या है। तो करंट असेट्स या चालू संपत्तियां, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वे संपत्तियां जो एक लेखा अवधि जो जनरली 1 साल होती है, जो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, कैश में परिवर्तित हो जाती हैं। वो मैं आगे तुम्हें एक साइकिल बताऊंगी कि कैसे कैश में अलग अलग फॉर्म चेंज हो के वापस कैश में कन्वर्ट होती है। तो उसमें जो करंट असेट्स हम जनरली लेते हैं वो स्टॉक हैं, डेटर्स हैं, बीआर हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं। इन सबको हम करंट असेट्स में इंक्लूड करते हैं। करंट लायबिलिटीज़ क्या हैं, जिनको हम हिंदी में चालू दायित्व बोलते हैं? वे दायित्व जो 1 वर्ष की अवधि में देय होते हैं, जिन्हें हम 1 वर्ष के अंदर अंदर चुकाना होता है, उन्हें हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ में जनरली जो चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं वो क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जिनका अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं। ये सब करंट लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। तो नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। जो करंट असेट्स सरप्लस हैं, हमारे करंट लायबिलिटीज़ से ज़्यादा जो करंट असेट्स हमारे पास हैं, उसे हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल की हमें ज़रूरत क्यों होती है बिजनेस में? जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है या कैश साइकिल है, उसको चलाने के लिए, बिजनेस में जो कैश साइकिल है उसको ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेटिंग साइकिल को पूरा करने के लिए हमें कुछ कैश है वो हर समय हमारे हाथ में अवेलेबल रहना चाहिए। कुछ एक असेट्स हैं वो कन्वर्ट होते होते जो कैश का साइकिल पूरा करती हैं, उनके लिए हमारा कुछ कैश हर समय बिजनेस में ब्लॉक रहता है। उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। ये साइकिल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने जब बिज़नेस स्टार्ट किया या कुछ काम स्टार्ट किया तो हमारे हाथ में क्या था? कैश। अगर एक हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो वो सबसे पहले कैश जो देकर सबसे पहले क्या परचेज़ करेगा? एक मैन्युफैक्चरर है, रॉ मटेरियल परचेज़ करेगा। रॉ मटेरियल जब तक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं होता तब तक वो किस फॉर्म में रहता है? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस जिसे बोलते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस से नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? फिनिश्ड गुड्स की स्टेज आती है। फिनिश्ड गुड्स किस लिए बनाया जाता है? सेल करने के लिए बनाया जाता है। तो अगर वो सेल कैश सेल है तो फिनिश्ड गुड्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सीधा कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर जनरली जो बिजनेस चलता है वो किस पे चलता है? क्रेडिट सेल पे चलता है। तो जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे? डेटर्स या BR में कन्वर्ट होंगे। और फिर जब डेटर्स या BR से हमें कैश रियलाइज होगा तब वो कैश हमारे हाथ में वापस आएगा। तो ये एक साइकिल है जो बिजनेस में हर समय चलता रहता है। कैश की फॉर्म चेंज होती रहती है, कभी वो रॉ मटेरियल में, कभी वर्क इन प्रोग्रेस में, कभी फिनिश्ड गुड्स में, कभी डेटर्स में, कभी BR में चेंज होता रहता है। तो ये जो एक साइकिल है, इसमें जो टाइम लगता है उस टाइम पीरियड के लिए हमारे हाथ में कैश नहीं रहता है, वो कैश ब्लॉक रहता है अलग अलग करंट असेट्स में। इसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। अब जब हम वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल हर समय अवेलेबल होनी चाहिए, कितनी वर्किंग कैपिटल हमें अपने पास रखनी चाहिए, उसको हम डिटरमाइन करेंगे, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो पॉइंट ये आता है कि किसी बिजनेस में कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, किसी बिजनेस में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें
बताएंगे कि हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी है या वर्किंग कैपिटल कम रखनी है। तो कुछ एक वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, उनमें सबसे मेन फैक्टर क्या है। फर्स्ट जो है वो मैं बताऊंगी नेचर ऑफ द बिजनेस, कि हमारे व्यवसाय की प्रकृति किस तरह की है। कुछ एक व्यवसाय ऐसे होते हैं जैसे रेलवे है, परिवहन है, बिजली है, पानी है, जनोपयोगी सेवाएं हैं, जो ज़्यादातर किसके अंडर में है, सरकार के अंडर में हैं, जिनसे नियमित आय होती रहती है, जिनका भुगतान तुरंत होता रहता है, तो उनमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता कम होती है। जो व्यापारिक संस्थान हैं उनमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता अधिक रहती है। क्यों? क्योंकि उनमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। जो सेल होती है ज़्यादातर क्रेडिट सेल होती है, देनदारों से हमें टाइम पर पैसा नहीं मिलता या कुछ टाइम पीरियड उन्हें देना पड़ता है, स्टॉक हमें मेंटेन रखना पड़ता है, कैश मेंटेन रखनी पड़ती है, तो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। कुछ वित्तीय संस्थाएं हैं जैसे बैंक है, बीमा कंपनियां हैं, उनको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। तो व्यवसाय की प्रकृति किस तरह की है, नेचर किस तरह की है, सबसे ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। सेकेंड जो एक फैक्टर है वो है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जो हम व्यवसाय का विकास और विस्तार करना चाहते हैं, जितना ज़्यादा व्यवसाय की ग्रोथ चाहता है बिजनेसमैन, उसके लिए उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो जो विकासशील उद्योग हैं, जो विकास की अवस्था में हैं अभी, उनको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी, उनको परमानेंट वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। प्रोडक्शन साइकिल, उत्पादन चक्र कैसा है, अभी जो मैंने ऊपर उत्पादन चक्र बताया उसमें टाइम कितना लगता है, कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित होने में, उसको मार्केट में आने में, मार्केट में आने के बाद डेटर से पैसा वसूल करने में कितना टाइम लगेगा, उस पर डिपेंड करेगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। तो अगर ये टाइम पीरियड कम है, उत्पादन चक्र का टाइम कम है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। उत्पादन चक्र अगर लंबा है, इसकी ड्यूरेशन लंबी है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, बिजनेस फ्लक्चुएशंस कैसे हैं, व्यावसायिक उच्चावचन पे डिपेंड करता है। व्यावसायिक उच्चावचन का मतलब तेजी मंदी। जैसा आपको पता है कि एक टाइम पीरियड है जहाँ पे मार्केट तेजी में चलता है, जहाँ पर हाँ हम अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं, जहाँ पे मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है प्रोडक्ट की। तो ऐसे में उस डिमांड को पूरा करने के लिए, उस ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जब मंदी आती है, सेल कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो उसमें क्या होगा, उसमें स्टॉक भी कम मेंटेन होगा और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है, वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता कम हो जाएगी। प्रोडक्शन पॉलिसी कैसी है हमारी, उत्पादन की नीति कैसी है, कि कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी सीजनल डिमांड होती है, मार्केट में मौसमी मांग होती है। ऐसे में जो जिस मौसम में डिमांड होगी, अगर उसी मौसम में हम प्रोडक्शन करेंगे तो हो सकता है हम मार्केट की डिमांड को पूरा न कर पाएँ। तो अगर हम पूरा साल उत्पादन करें और उस उत्पादन को स्टोर करते जाएं और जब मार्केट में डिमांड हो तब हम उस डिमांड को पूरा करने के लिए अपना स्टॉक को प्रिपेयर रखें, तो ऐसे में पूरा साल हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता रहेगी और ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता रहेगी। क्यों? क्योंकि वो पैसा लंबे समय तक ब्लॉक हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर बिजनेसमैन की पॉलिसी इस तरह की है कि जब डिमांड होगी उसी के अनुरूप उत्पादन किया जाएगा, उसी को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाएगा, तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता केवल उसी समय रहेगी जिस समय हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस समय मार्केट में डिमांड है। तो ऐसे में क्योंकि डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होता जाएगा और तुरंत रियलाइजेशन होता जाएगा, सेल होती जाएगी, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी। नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, साख नीति कैसी है। इसमें दो चीज़ें आती है, एक जो साख हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, जो हम उन्हें क्रेडिट देते हैं, जो अपने डेटर्स से हम पैसा रिलाइज करते हैं, अगर उसको हम लंबा टाइम देते हैं, अगर हम उन्हें लंबी क्रेडिट देते हैं, तो ऐसे में हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी क्योंकि हमारा पैसा ब्लॉक रहेगा। दूसरी तरफ वो साख जो हमारे लेनदार या हमारे जो रॉ मटेरियल के सप्लायर हैं वो हमें दे रहे हैं, यदि वो ज़्यादा लंबी साख हमें दे रहे हैं, ज़्यादा लंबे पीरियड ड्यूरेशन के लिए हमें क्रेडिट दे रहे हैं, तो इससे हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी।
अगर हम अपने कस्टमर्स को कम क्रेडिट दे रहे हैं और लेनदार हमें ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। और अगर हम अपने कस्टमर्स को ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम पीरियड दे रहे हैं पेमेंट के लिए, और हमारे लेनदार हमें कम टाइम पीरियड दे रहे हैं, तो ऐसे में हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, कम होगी, सॉरी। कच्चे माल की आपूर्ति कैसी है, कच्चे माल की उपलब्धता कैसी है, ये एक अवेलेबिलिटी कैसी है, ये एक फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को एक पैरामीटर का काम करता है कि वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता कम रहेगी या ज़्यादा। यदि हमें नियमित रूप से रॉ मटेरियल मिलता है, आसानी से प्राप्त होता है और उसमें क्रेडिट अच्छी मिलती है, टाइम पर मिलता है, तो ऐसे में हमें वर्किंग कैपिटल की एकदम से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर कुछ कच्चा माल ऐसा होता है जो एक मौसम में ही उपलब्ध होता है, सीजनल होता है, हमें उसे स्टोर करके रखना पड़ता है, हर समय अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसे में क्या रहेगा, हमें उस पैसे को ब्लॉक रखना पड़ेगा रॉ मटेरियल में और हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट की हमारे पास बैंक साख कैसी है, बैंक के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, बैंक की पॉलिसीज़ कैसी हैं, बैंक हमें कितनी ब्याज दर पर, किन शर्तों पर क्रेडिट देता है, ये सब पॉइंट्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को निर्धारित करते हैं। अगर हमें टाइम आवश्यकता पड़ने पर तुरंत बैंक से साख मिल जाती है, क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाती है, तो हमें पैसा ब्लॉक नहीं रखना पड़ेगा, तो ऐसे में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। पर अगर हमें ऊंची ब्याज की दरों पर समय पर पैसा नहीं मिलता है, ब्याज दर ऊंची लगती है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो हमें पैसा है वो हर समय एडवांस में रिजर्व में रखना पड़ेगा और वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इन्वेंट्री टर्नओवर कैसा है, इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब है कि हम रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में और निर्मित माल में कितना जल्दी कन्वर्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। जितना जल्दी, जितना ये ड्यूरेशन कम होगी, इन्वेंट्री टर्नओवर जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा बार हम एक टाइम पीरियड में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, उतना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी और हमारे पैसे ब्लॉक हैं वो कम रहेंगे। लाभ की मात्रा कितनी है, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें हम अपनी कॉस्ट पे कितना लाभ ऐड कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट का रेशो ज़्यादा रख रहे हैं तो हमारे जो हैं रिजर्व्स हैं बढ़ते जाएंगे, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अगर हम प्रॉफिट कम रख रहे हैं, मार्केट में डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं, कम रेट पर अपने माल को सेल करने की पॉलिसी फॉलो करते हैं, तो इससे जो है हमारा कैश रिजर्व है वो कम रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कर नीति, टैक्स पॉलिसी कैसी है। यदि हमारे माल पर टैक्स की रेट ज़्यादा है, हमें टैक्स ज़्यादा चुकाना पड़ता है, तो इससे क्या होगा, हमारे कैश के फंड्स कम हो जाएंगे, सरकार को हम अपने लाभ में से हिस्सा देंगे, उससे हमारे रिजर्व कम हो जाएंगे, उससे क्या होगा, कर का दायित्व बढ़ेगा और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता बढ़ेगी। अगर कर की रियायती दरें हैं, हमें कर कम दर से देना पड़ता है, कुछ एक सरकार ने रियायतें दे रखी हैं, सब्सिडीज़ दे रखी हैं, तो उससे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। डिविडेंड पॉलिसी कैसी है, डिविडेंड आप सबको पता है कि जो एक कंपनी है अपने शेयर होल्डर्स को अपने लाभ में से जो हिस्सा देती है वो कैसा देती है, वो यदि ज़्यादा देती है और नगद लाभांश बांटती है, तो इससे जो रोकड़ के जो हमारे रिजर्व्स हैं, कैश के रिजर्व्स हैं, वो कम हो जाएंगे। दूसरी पॉलिसी क्या हो सकती है, डिविडेंड कम देना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को रिटेन करना, प्रतिधारित करना, इससे कार्यशील पूंजी में वृद्धि हो जाती है। तो लाभांश की नीति पर डिपेंड करती है कार्यशील पूंजी की रिक्वायरमेंट। डेप्रिसिएशन पॉलिसी, डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एक ऐसा एडजस्टमेंट है, एक ऐसा खर्चा है जिसमें हमें कैश पे नहीं करना पड़ता है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है ये इनडायरेक्टली वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करता है। कैसे कि हम अपनी बुक्स में जितना डेप्रिसिएशन काटते हैं, जितना ऊंची दर से डेप्रिसिएशन हम काटेंगे, उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट
कम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन क्या है? खर्चा है। जितना ज़्यादा हम ये खर्चा दिखाएंगे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। जितना कम प्रॉफिट होगा हमें उतना टैक्स का कम भुगतान करना पड़ेगा, हमें उतना कम डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इन सब से क्या होगी, रोकड़ की जो कैश का आउटफ्लो है वो कम हो जाएगा और हमारी कार्यशील पूंजी की स्थिति में सुधार होगा। हमें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम डेप्रिसिएशन कम दिखा रहे हैं बुक्स में, उससे हमारे लाभ बढ़ेंगे। लाभ बढ़ने से हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। तो उससे क्या होगा, हमारा जो इनफ्लोज है कैश का वो कम हो जाएगा और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्राइस लेवल चेंजेस, मूल्य स्तर में परिवर्तन। मूल्य स्तर में परिवर्तन, मूल्यों में वृद्धि होती है यदि मार्केट प्राइसेस में जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो हम लेबर यूज़ कर रहे हैं, जो ओवरहेड्स हैं, खर्चे हैं, उन सब में यदि वृद्धि हो जाती है तो इससे क्या होगा, हमें उतनी ही मात्रा में वर्किंग कैपिटल या असेट्स को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा मूल्य चुकाना पड़ेगा और हमें कैश की आवश्यकता बढ़ जाएगी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ जाएगी। अगर हमारे जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट प्राइस बढ़ता है तो उससे क्या होगा, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के प्राइस कैसे हैं और हम जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो हम खर्चे कर रहे हैं, जो ओवरहेड्स हैं, उनके प्राइजेस में क्या चेंज आया है। एफिशिएंसी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करने में। यदि प्रबंध की कार्यकुशलता है, प्रबंध कुशलतापूर्वक काम करता है या जो संसाधन हैं उनका कुशलतापूर्वक यूज़ किया जाता है, वेस्टेज कम होती है, एफिशिएंसी दिखाई जाती है, तो उससे क्या होगा, उतने ही खर्चे में हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज़्यादा सेल कर पाएंगे या हमारी वेस्टेज कम होगी तो उससे क्या होगा, खर्चे कम हो जाएंगे। तो इन सब से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। दूसरी तरफ यदि कार्यकुशलता नहीं है, लापरवाही से काम किया जाता है, वेस्टेज की जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगाया जाता है, तो उससे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट या कैश की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो एक संस्था में, एक व्यापार में वर्किंग कैपिटल को निर्धारित करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्यशील पूंजी का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के एनालिसिस के लिए कुछ एक टेक्निक्स हैं जो हम पता करते हैं, या तो हम कंपैरिजन में काम करते हैं, दो फर्म्स या दो से ज़्यादा फर्म्स को हम कंपेयर करना चाहते हैं, तब हम इन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, या हम एक ही फर्म्स के कुछ सालों के, पिछले कुछ सालों के रिजल्ट्स को कंपेयर करना चाहते हैं कि उनकी एफिशिएंसी में क्या चेंज आया है, तब हम इन टेक्निक्स को यूज़ करना चाहते हैं। या हम फ्यूचर फोरकास्ट करना चाहते हैं कि पास्ट में हमारी एफिशिएंसी कैसी थी और फ्यूचर में यदि उसी तरह का ट्रेंड रहा तो हम किस तरह से फोरकास्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो इनमें से ज़्यादातर टेक्निक्स आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसमें हम देखते हैं कि जो करंट असेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ अलग अलग, जो करंट असेट्स डेटर्स हैं, पीआर हैं, कैश है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, इन सब में अलग अलग कितना कितना चेंज, कोई दो पीरियड हम लेंगे, कोई 2 ईयर हो सकते हैं, मंथ्स हो सकते हैं, हाफ ईयर हो सकते हैं, क्वार्टर हो सकते हैं, जिनको हम कंपेयर करना चाहते हैं, उनमें किस तरह के पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस आए हैं। अगर करंट असेट्स बढ़ती हैं तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो वर्किंग कैपिटल कम होगी। करंट असेट्स यदि कम होती है तो उससे वर्किंग कैपिटल कम होगी, और करंट लाइबिलिटीज़ कम होती है तो उससे वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। तो ये एक टेक्निक है वर्किंग कैपिटल को एनालाइज करने की। सेकंड टेक्निक जो है वो है रेशो। रेशो एनालिसिस में हम किन्हीं 2 फिगर्स को लेकर उनका रिलेशनशिप देखते हैं कि किस तरह का ट्रेंड रहा है, उसको नापने के लिए हम रेशो निकालते हैं। उसमें जैसे आपने करंट रेशो पढ़ा होगा, वर्किंग कैपिटल रेशो पढ़ा होगा, करंट
असेट्स और करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड उनके जो दो फिगर्स हैं उनके रिलेशंस को देखने के लिए हम बहुत सारे रेशोज कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक टेक्निक है वर्किंग कैपिटल एनालिसिस की। नेक्स्ट है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम फंड्स क्या हैं, जो वर्किंग कैपिटल के पैरामीटर्स हैं, जो करंट असेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज़ हैं, उनका कहाँ कहाँ इनफ्लो हुआ ड्यूरिंग बिटवीन ए पीरियड ऑफ टाइम, और कहाँ कहाँ आउटफ्लो हुआ और कहाँ कहाँ इनफ्लो हुआ, वो हम देखने के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तरह से हम कह सकते हैं कि कैश अकाउंट की तरह है, कि हम ये देखते हैं कि एक टाइम पीरियड में कैश कहाँ कहाँ से बिजनेस में आई, जिसे हम कैश इनफ्लो बोलते हैं, और उसको हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया, जिसे हम कैश आउटफ्लो बोलते हैं। तो इसकी जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे उसे बोलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सब टेक्निक्स हैं वर्किंग कैपिटल को एनालाइज करने की। अब जो हमारा मेन न्यूमेरिकल पोर्शन इस चैप्टर में रहेगा वो है वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट, कि हम अनुमान लगाना चाहते हैं कि हमें किसी फ्यूचर पीरियड में कितने वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होने वाली है, उसे हम बोलते हैं फोरकास्ट, वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट। कार्यशील पूंजी का पूर्वानुमान। कार्यशील पूंजी का पूर्वानुमान लगाने के लिए कुछ एक मेथड्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला मेथड है वो है संचालन चक्र विधि, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। संचालन चक्र मैंने जैसा बताया आपको कि जब हम कैश से वापस कैश पे आते हैं, कैश से जो फॉर्म चेंज होती रहती है, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश्ड गुड्स हैं, डेटर्स हैं, बीआर है और वापस कैश, उस ड्यूरेशन को, ऑपरेटिंग साइकिल को रिलेट करके जब हम वर्किंग कैपिटल का फोरकास्ट करेंगे उसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। इसमें हम किन किन चीज़ों को कंसिडर करेंगे, वो है मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, कॉस्ट है। रॉ मटेरियल को हम, ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल हमने खरीदा और तुरंत उसको प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगा दिया, उसको हम खरीद कर कुछ टाइम वो गोदाम में आइडल पड़ा रहता है, बेकार पड़ा रहता है, उसको हमें स्टोर रखना पड़ता है जब तक कि वो उत्पादन में काम नहीं आता है। तो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड उसे हम बोलते हैं। उत्पादन चक्र की अवधि, की रॉ मटेरियल ऐसा नहीं है कि हमने लगाया और हमें फिनिश्ड गुड्स मिल गई, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होने में कुछ टाइम लगता है। इस टाइम पीरियड के बीच में उस माल को हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। तो वो अवधि कितनी है वो हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद जब फिनिश्ड गुड्स बन जाती हैं, उन फिनिश्ड गुड्स को तुरंत हम सेल नहीं कर देते हैं, उनको कुछ टाइम के लिए हमें गोदाम में रखना पड़ता है जब तक कि मार्केट में उसकी डिमांड नहीं आती है। तो सेल से पहले फिनिश्ड गुड्स को स्टोर करने का जो पीरियड है उसे हम कंसिडर करेंगे। इसमें सेल हमने कर दी, अगर कैश सेल है तो हमें तुरंत रियलाइज हो जाएगी मनी, पर ज़्यादातर सेल क्या होती है बिजनेस में, क्रेडिट सेल होती है। तो क्रेडिट सेल यदि हमने की है, उधार अगर हमने विक्रय किया है, तो हमने डेटर्स को कितनी एक उधार चुकाने के लिए अवधि दी है, कितनी क्रेडिट दी है, उसे हम बोलते हैं देनदारों को दी गई अवधि, वो कंसिडर करेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें कैश की ज़रूरत पड़ेगी। दो पैरामीटर्स ऐसे हैं जिससे हमें क्रेडिट मिलती है, वो भी हम कंसिडर करेंगे, उसे माइनस करेंगे। वो क्या है, लेनदारों से प्राप्त उधार की अवधि। जैसे हम अपने देनदारों को उधार देते हैं, उसी प्रकार से हमने जिनसे रॉ मटेरियल खरीदा है उनसे हमें उधार मिलेगी। तो वो अवधि कितनी है उसे कंसिडर करेंगे। वो एक तरह से हमारी करंट लायबिलिटीज़ है जिसे हमें माइनस करना है। ये मैं सारा आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में बताऊंगी। तो लेनदारों से हमें कितनी उधार मिली, और हमने जो वेजेस चुकाई या जो हमने खर्चे किए, जो ओवरहेड चुकाए, उनका भुगतान जब हमने मज़दूरों को काम पे लगाया उसके कुछ टाइम बाद हमने यदि उनको मजदूरी दी है तो वो टाइम लैग कितना है, वो विलंब कितना है, या हमने कुछ खर्चे किए जैसे ओवरहेड्स किए, जो हम फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, ऑफिस ओवरहेड्स हैं, उन सब में हमें कितना क्रेडिट मिली है, कितना टाइम लैग हमने लिया भुगतान करने में, वो एक तरह से हमारी करंट लायबिलिटीज़ है। तो इन सब पैरामीटर्स को हम कंसिडर करेंगे। ये सब जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसे हम नापेंगे और उससे हम वर्किंग कैपिटल का अंदाज़ा लगाएंगे, फोरकास्ट करेंगे कि फ्यूचर में हमें कितने पैसों की आवश्यकता पड़ने वाली है। सेकेंड जो मेथड है वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट का, कार्यशील पूंजी के अनुमान का, वो है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज मेथड।
इसमें हम अलग अलग कि हमारे पास जो जिस पीरियड का हम फोरकास्ट करना चाहते हैं उसमें हमारे पास रॉ मटेरियल कितना रहेगा, हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस कितना रहेगा, फिनिश्ड गुड्स कितने रहेंगे, डेटर्स कितने रहेंगे, क्रेडिटर्स कितने रहेंगे, उसे हम माइनस करेंगे, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने रहेंगे, वो सब हम फोरकास्ट करेंगे। करंट असेट्स फोरकास्ट करेंगे, करंट लाइबिलिटीज फोरकास्ट करेंगे। जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगी, नेट वर्किंग कैपिटल होगी। उसमें हम कुछ एक कंटिंजेंसी के लिए परसेंटेज, कुछ एक रिजर्व के लिए परसेंटेज ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल फॉर ए फ्यूचर पीरियड। नेक्स्ट है रोकड़ पूर्वानुमान विधि, कैश फोरकास्टिंग मेथड। इसमें हम ये देखेंगे कि फ्यूचर पीरियड में जिस फ्यूचर पीरियड के लिए हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देखना चाहते हैं उस फ्यूचर पीरियड में हमारी कैश की जो रिसीट्स हैं और कैश की पेमेंट्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। कैश की रिसीट्स और पेमेंट्स का जो डिफरेंस रहेगा वो हमें सरप्लस या डेफिशिएंसी बताएगा। अगर डेफिशिएंसी है तो हमें उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, कैश बजट मेथड है। इसमें हम कैश बजट बनाकर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है विक्रय की प्रतिशत विधि, कि हम सेल से परसेंटेज निकालते हैं। करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को हम सेल से परसेंटेज निकालकर फोरकास्ट करते हैं। ये जो परसेंटेज है ये प्रीवियस जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो पूर्व वर्षों का अनुभव है, उसके आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। करंट असेट्स निकाल ली हमने, करंट लाइबिलिटीज़ निकाल ली, उनका जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे, वर्किंग कैपिटल कहेंगे। ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम। और लास्ट जो मेथड है वो है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। इसमें हम फ्यूचर पीरियड के लिए एक बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रोजेक्टेड, एक्चुअल बैलेंस शीट नहीं है वो एक बजटेड हम कह सकते हैं बैलेंस शीट है। उसमें हम करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, करंट लाइबिलिटीज, कैपिटल, सारी जो फिगर्स हैं वो प्रीवियस जो फिगर्स हैं उनमें जो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं फ्यूचर पीरियड के लिए वो करके लिख देते हैं। और एक फिगर जो बचती है वो क्या बचती है, कैश एंड बैंक बैलेंस। तो जो करंट असेट साइड और लाइबिलिटी साइड का जो डिफरेंस आता है वो या तो क्या बताएगा, कैश बैलेंस बताएगा या बैंक ओवरड्राफ्ट बताएगा। उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। उस बेस पर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाकर हम देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास कितना कैश सरप्लस रहेगा और कितना डेफिशिएंसी रहेगी। अगर डेफिशिएंसी है या बैंक ओवरड्राफ्ट अगर हम शो कर रहे हैं तो हमें उसका अरेंजमेंट उस फ्यूचर पीरियड के लिए करना पड़ेगा। तो ये वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था जो आज हमने इस वीडियो में कवर किया। न्यूमेरिकल पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।